हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे। हाजिर हूँ हमारे नए सेगमेंट के साथ जिसका नाम है बैक टू स्कूल। इस सेगमेंट में हम एनसीईआरटी को एक बुक लेते हैं और उसके सारे चैप्टर एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे साथ है क्लास 11 की पॉलिटी की एनसीईआरटी और उसके 6 चैप्टर को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये 6 चैप्टर का हमारा हेडिंग क्या है, पहले इसे हम देख लेते हैं। 6 चैप्टर का हमारा हेडिंग है जुडिशरी। जुडिशरी इन सेंस न्यायपालिका। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उससे पहले देखते हैं। पहले देखिए कि हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की क्यों ज़रूरत है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या मतलब है, और जजों की नियुक्ति कैसी होती है और उन्हें पद से कैसे हटाया जाता है, इनकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनके विशेषाधिकार कौन कौन से, अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं, और जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियता से क्या समझते हैं, इसकी चर्चा इस चैप्टर में की गई है, उसे देखेंगे। साथ ही साथ हम जुडिशली एंड राइट्स और संसद के साथ अधिकार क्या क्या हैं जुडिशरी के, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं सबसे पहले हमारे सामने, देखिए आगे बढ़ने से पहले सबसे ये समझ ले कि जुडिशरी वर्ड हमारा आया कहाँ से, न्यायपालिका जो हमारे शब्द हमारे सामने आया वो आया कहाँ से। तो इसे हम याद कीजिए, पहले चैप्टर में भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे संसद के 3 अंग हैं। एक है हमारा लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा है जुडिशरी। विधायिका कार्यपालिका की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ से हम चर्चा करेंगे अब जुडिशरी की, न्यायपालिका की। तो ये न्यायपालिका शब्द हमारा गवर्नमेंट के तीसरा ऑर्गन है जिसकी चर्चा भी हम करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब हमारे बीच या किसी दूसरे से हमारा विवाद होता है तो हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं चलो भाई हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। क्या होगा, इस विवाद का फैसला कोर्ट में होगा। आप सोचिए कि अगर विवाद 2 व्यक्तियों को छोड़कर 2 राज्यों के बीच हो जाए, या फिर विवाद केंद्र और राज्य के बीच में हो जाए, ऐसे में क्या है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की होनी ज़रूरत महसूस होती है। मान लीजिए कि अगर स्वतंत्र न्यायपालिका ना होगी तो क्या होगा, सेंटर का इन्फ्लुएंस होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी तरफ डिसीजन मोड़ लेंगे। स्टेट का इन्फ्लुएंस होगा तो अपनी तरफ क्या करेंगे, डिसीजन को मोड़ लेंगे। ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा कि जुडिशरी जो हमारे न्यायपालिका होगी स्वतंत्र होगी, उसकी व्यवस्था की उन लोगों ने। साथ ही साथ देखिए, आपको आर्टिकल 14 याद होगा जो हमने फंडामेंटल राइट में आपके साथ डिस्कस किया था। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन क्या है, कानून के शासन के सामने क्या होंगे, सभी लोग समान होंगे, चाहे वो किसी कास्ट से हो, किसी रिलीजन से हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई विशेष व्यक्ति हो, वीआईपी हो, या कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, सभी क्या होंगे, कानून के सामने शासन हो, कानून के शासन के सामने क्या होंगे, सभी समान होंगे। साथ ही साथ जुडिशरी हमारा क्या करता है, कानून की शासन की रक्षा करता है, स्वतंत्र न्यायपालिका, और साथ ही साथ न्याय जो लॉ की, कानून की सर्वोच्चता है उसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो होगी कैसे सुनिश्चित होगी, इसे हम देखते हैं। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, इस बात की बखूबी व्यवस्था की कि हमारी न्यायपालिका जो है स्वतंत्रपूर्वक काम कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात की व्यवस्था की कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, और जो लेजिस्लेचर है, विधायिका, वो क्या करेंगे, न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे उनके कामों में। अगर इंटरफेयर करेंगे तो क्या हो सकता है, वो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, सही डिसीजन नहीं दे पाएंगे। दूसरी व्यवस्था की गई कि वे इनके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई भी निर्णय लेते हैं, अगर कोई डिसीजन देते हैं तो उसके क्या करेंगे, वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा इंटरफेयर नहीं करेंगे कि भाई आप अपना डिसीजन चेंज कर दो। और साथ ही साथ तीसरी व्यवस्था की गई कि वो भय मुक्त होकर और किसी के फेवर में ना जाकर फ्री क्या करें, डिसीजन दें, ताकि न्याय की व्यवस्था हो सके। अब फेयर फ्री होकर कैसे काम करेंगे, इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ व्यवस्था की, देखते हैं उसके। देखिए, सबसे पहले तो व्यवस्था ये की गई कि जो विधायिका होगी वो न्यायपालिका की नियुक्ति में क्या होगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी, भाग नहीं लेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए कि हम आपको अपॉइंट ही ना करें तो हमारी भूमिका सीमित हो जाती है। अगर मान लीजिए मेरे पास राइट हो कि हम ही आपको अपॉइंट करेंगे जज को, तो क्या हो सकता है कि मैं आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की व्यवस्था की कि जो हमारा लेजिस्लेचर है वो जजेज के अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा, पार्ट नहीं होगा। ओके, जजों की नियुक्ति कैसे होती है उसकी चर्चा हम आगे अलग करेंगे, लेकिन पहला क्या किया गया, नियुक्ति में इनकी हिस्सेदारी दूर की गई। मान लीजिए अगर विधायिका का अपॉइंटमेंट में इन्फ्लुएंस होता है या उनका पार्ट होता, तो हो सकता है कि वर्तमान में जितने भी हमारे नेता हैं, जो करप्ट नेता हैं, उनके सारे परिवारजन, सारे नेता, रिश्तेदार क्या होते, जज बन के बैठे होते, और कभी भी क्या होता, हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं हो पाती, सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, उनकी भूमिका ही अलग कर दी, वो इन्वॉल्व ही नहीं होंगे इनके अपॉइंटमेंट में। दूसरा क्या किया गया, उन्हें फिक्स टेन्योर दिया गया। एक कार्यकाल जो होगा उनका स्थायी कार्यकाल होगा, बीच में उन्हें कोई पद से नहीं हटा सकता। पद से हटाने की एक प्रक्रिया होगी, वो थोड़ा कठिन जटिल बनाई गई ताकि उन्हें बीच में पद से ना हटाया जा सके, उनके कार्य से ना हटाया जा सके।
अगर आपको ये है पता है कि आपको कोई बीच में आपका ट्रांसफर नहीं कर सकता या आपको पद से नहीं हटा सकता, तो क्या होगा, आप फेयर फ्री होकर भय मुक्त होकर निर्णय ले पाएंगे। ये व्यवस्था की गई उनके फिक्स टेन्योर देकर। 65 साल तक क्या होते हैं, वो जज बने रहते हैं, उसके बाद वो स्वतः क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे। फिर आगे क्या देखते हैं हम, अगली व्यवस्था की गई कि जो फिनेंशियली डिपेंडेंसी होगी वो क्या होगी, उनकी विधायिका या कार्यपालिका पर नहीं होगी। उनके जो पेमेंट होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत के संचित निधि से दिए जाएंगे। ऐसे में कभी भी उनके वेतन भत्तों पर विधायिका का या कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मान लीजिए जब पेमेंट का आपसे कोई लेना देना ही नहीं है हमारा, तो क्या कर सकते हैं, आप हमें दबा नहीं सकते, आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मान लीजिए हमें आपको पेमेंट देने वाले हों, ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे भाई आपका हम पेमेंट रोक देंगे, आप ये निर्णय गलत दे रहे हो या निर्णय बदल दो नहीं तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि उनके जो पेमेंट वेतन और भत्ते थे उनको फ्री रखा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, उनकी डिपेंडेंसी ही खत्म कर दी। अब वो क्या होंगे, वेतन भत्तों पर कोई रोक टोक नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये समझ लेना जरूरी है कि जो वेतन भत्ते हैं उनके संसद द्वारा, उन्हें बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन उन्हें कम नहीं किया जा सकता। बढ़ाने वाली स्थिति में तो आप उन्हें इन्फ्लुएंस क्या करेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली सही डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर कम करने वाली व्यवस्था होती तो शायद क्या होता, हमारी न्यायपालिका प्रभावित होती। तो ये पेमेंट वाला भी हटा दिया गया। तीसरा एक पॉइंट ये दिया गया कि जो भी उनके डिसीजन होंगे उनकी कोई आलोचना नहीं करेगा। अगर कोई आलोचना करता है तो क्या करेंगे, वो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं कि भाई आपने हमारे डिसीजन को गलत कैसे ठहराया, तो आपके ऊपर अवमानना का केस कहते हैं। कोर्ट की अवमानना अगर करते हैं, उसके अगेंस्ट में जाकर कुछ बोलते हैं तो क्या होता है, आपके ऊपर एक मामला दर्ज हो जाता है कोर्ट की अवमानना का। साथ ही साथ अगला एक व्यवस्था यह किया गया कि जो भी उनके निर्णय होंगे जुडिशरी के, उनकी चर्चा संसद में नहीं की जाएगी तब तक कि जब तक कि उनके ऊपर महाभियोग ना चल रहा हो, इम्पीचमेंट ना चल रहा हो, प्रोसेस चल रहा हो। आप सोचिए कि अगर आपने कोई निर्णय दिया, रोज क्या होता है लोकसभा या राज्यसभा में आपकी निर्णयों की आलोचना हो रही है, भैया जज साहब ने गलत निर्णय दे दिया है, फलाना जज ने गलत निर्णय दे दिया है। तो ऐसे में क्या होता है, कभी भी जज फील फ्री होकर सही निर्णय नहीं दे पाते। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को बखूबी समझा और क्या व्यवस्था की कि तब तक कि जब तक कि किसी जज के ऊपर महाभियोग ना चल रहा हो, इम्पीचमेंट का प्रोसेस ना चल रहा हो, तब तक क्या हो गया, उसके किसी निर्णय पर क्या होगी, संसद में चर्चा नहीं होगी। तो इन सारे चीज व्यवस्थाओं से हम क्या देखते हैं कि हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसे सुनिश्चित करने का काम किया गया हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या इस चैप्टर में। अगला एक सेक्शन है इसमें कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। अब जजेज मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि देखिए भारत में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जो CGI हमारे जो बनते हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, उनकी क्या होती है नियुक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है, जो सबसे वरिष्ठ होता है, उसको क्या करते हैं, स्वतः ही CGI बना दिया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इन सेंस देखिए 1973 में और 75 में इस बात की क्या किया गया, रूल को बदल दिया गया तत्कालीन सरकारों द्वारा। उन्होंने क्या किया, AN राय को और MH बेग को 1975 में क्या किया, सीनियर मोस्ट जज ना होते हुए भी क्या किया, CGI नियुक्त कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में फिर से व्यवस्था चली आ रही है कि जो हमारा CGI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो होगा, सबसे वरिष्ठ जज होगा, वही क्या होते हैं, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश तो चुन लिए गए, ऐसे में जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए जो हमारे अदर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको जज करता है, अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट कैसे करते हैं कि कुछ उन्हें सुझाव दिया गया, उसके ऊपर विचार करते हैं और वो उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। 1998 से पहले तक हमेशा ये विवाद बना रहता था कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो एक कोई सलाह देते थे तो उसको मानने के लिए क्या है, हमारे प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उनका एक इंडिविजुअल सुझाव होता था। ऐसे में हो सकता था कि आप किसी करीबी को क्या बोलें, भैया हमारा जज बना दो, हमारे बेटे को ही बना दो, हमारे बच्चे को बना दो। तो 1998 में इस व्यवस्था को बदला गया। बात उठी कि जब हमारे CGI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके सजेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है, आप उसे रिकमेंड नहीं करते हो, तो ऐसे में सजेशन देने का क्या मतलब है। और दूसरे पॉइंट ये भी था कि हो सकता है कि हमारे CGI क्या करें, किसी को फेवर करें, किसी अलग व्यक्ति को जज बना दें। तो इसीलिए क्या किया गया, 1998 में एक व्यवस्था ली गई जिसे हम कॉलेजियम के नाम से जानते हैं। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है इसे समझ लेते हैं। देखिए चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कॉलेजियम क्या है। देखिए कॉलेजियम में क्या होता है कि 4 जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं
और हमारा एक CGI, 5 लोग मिलकर क्या करते हैं, हमारे कॉलेजियम का निर्माण करते हैं। यही लोग क्या करते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होगी उसके लिए रिकमेंड करते हैं। अब क्या हुआ कि अब यहाँ एक इंडिविजुअल CGI का सुझाव नहीं रहा, इसमें क्या हो गए, 4 वरिष्ठतम जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके भी सुझाव आ गए। ऐसे में प्रेसिडेंट के लिए इनके सुझाव को मानना क्या हुआ, बाध्यकारी हो गया। अब इन्होंने 3 लोगों का जो नाम दिया, मान लीजिए उसी में किसी एक को क्या करेंगे वो, या 2 को, जो भी पद खाली होगा उस समय उसकी नियुक्ति करेंगे। तो 1998 के बाद ये परंपरा बदली। अब क्या हुआ, कॉलेजियम व्यवस्था की तरह तब क्या होने लगा, जजों की नियुक्ति होने लगी। बीच में आपने हाल फिलहाल में चर्चा में NJSC सुना होगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। उसमें क्या हुआ, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा सा सामान्य इतना समझ लीजिए कि जो NJSC था उसमें व्यवस्था की गई कि कॉलेजियम व्यवस्था को हटा दिया गया। अब क्या होंगे, जो हमारे न्याय मंत्री होंगे, कानून मंत्री होंगे, वो भी इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो 99th अमेंडमेंट हुआ था उसे क्या किया, नल एंड वाइड घोषित कर दिया और कहा कि ये एक असंवैधानिक निर्णय है, इसलिए हम इसे नल एंड वाइड घोषित कर रहे हैं। जो हमारी कॉलेजियम व्यवस्था को हटाकर जो आप NJSC ला रहे हो वो हमारा लोगों के फंडामेंटल राइट के साथ हो सकता है, खिलवाड़ कर सकता है, या हमारे जो मूल भावना है संविधान का उसको क्या करेगा, बदल देगा। इसलिए क्या किया उन्होंने, नल एंड वाइड घोषित कर दिया। इस पे हम डिटेल में नहीं जाते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि NJSC को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक करार देते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया, नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया। साथ में हम ये देखते हैं कि जो हमारे हाई कोर्ट के जजेज हैं उनका भी अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इन्हीं कॉलेजियम के माध्यम से। ये लोग जो सुझाव देंगे उसी में से राष्ट्रपति क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे किसी व्यक्ति को। यही परंपरा अभी वर्तमान में चली आ रही है। देखिए, इनडायरेक्ट फॉर्म में राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसके सहयोग से काम करता है, अब पहले भी हमने चर्चा किया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सहयोग से। जो हमारे मंत्री परिषद हैं, जो हमारी विधायिका है, कहीं ना कहीं उसके पार्ट हैं। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में समझिए कि कहीं ना कहीं अभी भी जो हमारी विधायिका है, जो हमारे नेता हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत तो होता ही होता है। वो एक चर्चा का विषय है, विवाद का विषय, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे जब हम पॉलिटी की क्लास डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का नियुक्ति कैसे हो रहा है और CGI की नियुक्ति कैसे हो रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, अगला हेडिंग है हमारा रिमूवल ऑफ जजेज। ये हमने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि इनकी पद से कैसे हटाया जाए। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात को बहुत अच्छे से अंदाजा था कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये करप्शन का मुद्दा बन सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जज को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे बहुत ही कठिन बना दी गई। कठिन कैसे बना दी गई, कठिन ही बना दी गई कि इसे, मान लीजिए विधायिका ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हाँ भाई फलाना जज को हम इम्पीच कर रहे हैं, इन्हें महाभियोग लगाकर पद से हटा रहे हैं। लेकिन महाभियोग तभी पारित माना जाएगा जब क्या होगा, संसद के दोनों सदनों से क्या होगा, 2/3 बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से पारित कर दिया जाए। जब तक कि 2/3 बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से पारित ना हो महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया है, तब तक क्या होगा, पद से हटाया नहीं जाएगा किसी को। देखिए, वर्तमान अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी जज को महाभियोग लगाकर पद से हटाया गया, क्योंकि ये प्रक्रिया इतनी कठिन है। ये चेक एंड बैलेंस वाली सिस्टम, ऐसा नहीं कि अब सरकार का मन कर गया कि भाई वर्तमान CGI को हम हटा दे, तो हटा नहीं सकते। उन्हें क्या करना होगा, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में जाकर स्पेशल मेजोरिटी से पारित कराना होगा। वर्तमान तक तो ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए कठिन व्यवस्था बनाई गई ताकि किसी के पद से हटाने का, मतलब पद से हटा दोगे आप, आपके पास पता है कि आपके पास पावर है, पद से हटा दोगे, तो ऐसी कंडीशन का होगा करोगे, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसके जजमेंट को चेंज कर सकते हो। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी कठिन व्यवस्था बनाई है। इस चैप्टर में भी महाभियोग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं की गई है। हम जो पॉलिटी वाले क्लास में आएंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। देखिए, इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी की बात की गई है। जो हमारी जुडिशरी इंडियन सिस्टम में है, कंटेक्स्ट में वो क्या क्या है उसकी चर्चा की गई है, उसे देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम है ये एक पिरामिड की तरह है। पिरामिड की सेंस इन कैसे, सबसे टॉप में हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हमारा हाई कोर्ट दिखता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट दिखता है, और साथ में हमारे जो नीचे है सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय दिखते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था है, एकीकृत व्यवस्था है। एकीकृत व्यवस्था से क्या मतलब, इसे समझ लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक राज्य का अपना एक अलग सुप्रीम कोर्ट होगा, पूरे देश में क्या होगा, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और राज्यों के लिए हाई कोर्ट दे दिया गया। ऐसा नहीं कि सभी जिले में क्या होंगे, एक हाई कोर्ट होंगे। तो ये टॉप से बॉटम की तरफ चलता हुआ एक प्रोसेस है। इसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप पर है, और सभी कोर्ट क्या होंगे, उसके अंडर में काम करेंगे। इसलिए इसे इंटीग्रेटेड प्रोसेस कहा गया, एकीकृत व्यवस्था कहा गया है।
तो इसमें कुछ चैप्टर में डिस्कस किया गया है इनके राइट्स के विषय में, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे टॉप में है, इसलिए इसके पास बहुत सारे राइट्स हैं। राइट्स इन द सेंस कैसे, इसके जो भी डिसीजन होंगे वो पूरे देश पर क्या होंगे, लागू होंगे। भारत के भूभाग में, भारत के एरिया में कोई भी एरिया होगा, कहाँ पर, यहाँ पर इसका निर्णय मान्य होगा। ऐसा नहीं कि आप इसके निर्णय को डिनाई कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या करेगा ये, किसी अदर कोर्ट्स को अगर लगता है कि कोई हाई कोर्ट सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके केस को क्या कर सकता है, अपने पास ला सकता है या किसी अदर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये सब हाई सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पावर्स हैं, उनकी चर्चा भी हम अलग से करेंगे फिर से। देखिए फिर हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट के जो जजमेंट होंगे उसके जो सबऑर्डिनेट होंगे उनको मानना होगा, जिसके डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हैं या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, इन सबको क्या करना होगा, उसके जजमेंट को मानना होगा। साथ ही साथ क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे, रिट्स जारी करके। हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, हमने पहले चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किया था, और सुप्रीम कोर्ट भी करता है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। साथ ही जो भी कोर्ट, अदर कोर्ट नीचे कार्य कर रहे हैं उसको सुपरविजन भी करता है और सबऑर्डिनेट भी करता है। अगर लगता है कि कोई निर्णय गलत है तो भी क्या करता है, हाई कोर्ट अपने पास ला सकता है। सेम अपने निचले जज कोर्ट के साथ सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी यही करता है। जो भी डिसीजन होते हैं लोअर कोर्ट के, उसके ऊपर क्या करता है, वो रिव्यू कर लेता है और बोलता है कि ये सही है गलत है। सेम जाके निचले स्तर पर हम देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में होता है। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या है, एक सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट केसेज हैं, फौजदारी मुकदमे हैं। तो इनकी चर्चा हम क्या करेंगे, डिटेल में अलग से देखेंगे। फिलहाल वर्तमान इतना समझ लीजिए कि इस चैप्टर में जो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स बताया गया हमारे न्यायपालिका की, वो क्या है, हमारी एकीकृत है और एक पिरामिड की भांति है जो टॉप से लेकर बॉटम तक चलती है। देखिए इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें बताई गई, तो एक वीडियो में सारा का सारा डिस्कस कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है और आपके लिए भी हो सकता है बोझिल हो। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके जो पूरे अदर पार्ट्स बचे हैं जो इस चैप्टर के, उसको क्या करेंगे, अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।